हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी व्यस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी परीक्षा में बहुत ही अच्छी तरीके से लगे हुए होंगे। ठीक है। आज हम लाए हैं सीटेट 2022 के बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र विषय से संबंधित सीटेट की परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला और उसका ये पार्ट 5 है। ठीक है, 4 पार्ट हम कर चुके हैं, वो हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़े हैं। आप लोग जाइए, उन्हें देखिए, अच्छे से सीखिए, आंसर कीजिए। ठीक है, तो बिना ही समय व्यर्थ किए चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस लाया हूँ मैं आप सबके लिए। और इतना तो ज़रूर बोलता हूँ कि जिस हिसाब से मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ तो आपको अच्छे खासे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, या मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आइए अपने पहले क्वेश्चन पे आते हैं। ये है हमारा पहला क्वेश्चन। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना समझने का प्रयास समझने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से ये हट जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंधित है? तो 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन सामाजिक दर्शन, दूसरा ऑप्शन मीडिया मनोविज्ञान, तीसरा ऑप्शन शिक्षा मनोविज्ञान और डी ऑप्शन शिक्षा समाज शास्त्र। तो जल्दी से आंसर कीजिए। मतलब कि एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो इन चारों क्षेत्रों में से वो कौन सा क्षेत्र है जो इस उद्देश्य के साथ जुड़ा हुआ है, आपको आंसर बताना है। सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा समाजशास्त्र। तो इसका जो आपका सही आंसर होगा वो होगा शिक्षा मनोविज्ञान। साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो थोड़ा दिमाग लगाइए। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान यानी कि पहले का सी ऑप्शन सही होगा। कहने का मतलब, अगर एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए तो ये उद्देश्य जो है वो शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित है। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान में होता क्या है कि हम शैक्षिक परिस्थितियों में बालक के व्यवहारों का उसकी क्षमताओं को, ठीक है, समझने का प्रयास करते हैं, अध्ययन करते हैं तथा अध्ययन करने के बाद उसकी क्षमताओं को समझने के बाद शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल और सुगम तथा प्रभावी बनाने का यह विज्ञान है। ठीक है, जिसके कारण जो शिक्षा अधिगम प्रक्रिया है वो सरल हो जाती है, सुगम हो जाती है और प्रभावी हो जाती है। ठीक, तो कहने का मतलब शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में बालक के व्यवहार का अध्ययन करके कि कहाँ दिक्कत आ रही है, कैसे क्या है, क्या चीज़ है, कहाँ क्या, ठीक है, अध्ययन करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल बनाना, सुगम बनाना, प्रभावी बनाना, इसी का यह विज्ञान है। ठीक है, तो इसमें शिक्षक जो है वो अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करता है तथा उसी के अनुरूप उसमें सुधार करने का प्रयास करता है। ठीक है, तो ये होगा शिक्षा मनोविज्ञान। तो इस तो ये जो ऊपर उद्देश्य दिया है, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए, तो यह उद्देश्य शिक्षा मनोविज्ञान क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि, मतलब कि शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि पहला ऑप्शन, इससे शिक्षक को आत्म संतुष्टि मिल सके, इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके, इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके, इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सके, इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सके।
तो सर राइट ऑप्शन का चुनाव करिए। ठीक है, ए ऑप्शन होगा कि बी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा कि डी ऑप्शन होगा। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा डी। मतलब कि शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि वो इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सकता है। आत्मसंतुष्टि ये गलत नेगेटिव चीज़ है, दूसरे प्रभावित ये भी नेगेटिव चीज़, परीक्षा में प्रथम आ सके ये बेकार चीज़ है। तो ये तीनों ऑप्शन तो गए। मतलब कि शिक्षा मनोविज्ञान वो मनोविज्ञान है जिसकी सहायता से एक शिक्षक जो है वो अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सकता है। कैसे? क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा शिक्षक विद्यार्थियों के व्यवहारों का अध्ययन कर सकता है, उसकी क्षमताओं का पहचान कर सकता है, उसकी रुचियों का पहचान कर सकता है, विद्यार्थी कैसे मतलब कि समझता है, उसको कौन सा तरीका अच्छा लगता है, उसको कैसे समझाना चाहिए, ठीक है, उसकी रुचि क्या है, ठीक है, कहाँ पे दिक्कत आ रही है। इन सब चीज़ों का जब शिक्षक अध्ययन कर लेगा तो वो इसका प्रयोग एक संसाधन के रूप में अपने शिक्षण में लगाएगा, शिक्षण विधि में लगाएगा और शिक्षण विधि को और अच्छा करेगा, ठीक है, जिससे उसका जो शिक्षण है वो अधिक प्रभावशाली होगा। प्रभावशाली क्यों होगा? क्योंकि तब वो जब पढ़ाएगा तो बच्चे अधिक से अधिक उसकी बातों को ग्रहण कर सकेंगे, ठीक है। और एक्चुअली में होता है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य है वो शिक्षार्थियों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना होता है तथा उनके व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाना होता है। मतलब कि विद्यार्थी जो है उनके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना होता है, ठीक, और उनके व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाना होता है, ठीक है। और यह कार्य आप तभी कर सकते हो जब विद्यार्थियों के व्यवहार के स्तर की जांच हो। मतलब कि विद्यार्थियों के व्यवहार किस लेवल का है उसकी जांच हो और यह पता चल सके कि उनके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास किस सीमा तक पहुंचा है, ठीक है। तो कहने का मतलब शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा हम विद्यार्थियों के व्यवहार, उनकी क्षमताओं, कौशलों, रुचियों आदि के बारे में पता लगा के अपनी जो शिक्षण विधि है वो उसी के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, जिससे से अधिक बच्चे क्लास में बैठे लास्ट वाला बच्चा भी आसानी से सीख सके और इस तरह हमारा जो शिक्षण होगा वो अधिक प्रभावशाली हो सकता है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मनोविज्ञान मनोविज्ञान मतलब मन का विज्ञान। मनोविज्ञान मनोदशा किसी का पता करना, ठीक है। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। तीसरा क्वेश्चन है मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। ए ऑप्शन विषय केंद्रित शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षक केंद्रित शिक्षा के क्षेत्र में, क्रिया केंद्रित शिक्षा के क्षेत्र में, बाल केंद्रित शिक्षा के क्षेत्र में। तो ऑप्शन कीजिए, चार ऑप्शन है ए बी सी डी। विषय केंद्रित शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षक केंद्रित शिक्षा के क्षेत्र में, क्रिया केंद्रित शिक्षा के क्षेत्र में, बाल केंद्रित शिक्षा के क्षेत्र में। ऑप्शन कीजिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बाल केंद्रित शिक्षा, ठीक है। मतलब कि बाल केंद्रित शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का बहुत ही बड़ा योगदान है। इसके कारण ही बालकों की शिक्षा का स्तर सुधरा है। और अब जो शिक्षण पाठ्यक्रम और शिक्षण कौशल जो हैं, शिक्षण जो पाठ्यक्रम उनका निर्धारण जो है वो छात्र के अनुकूल ही तय किया जाता है, ठीक है। और जो शिक्षण के जो कौशल होते हैं वो भी छात्र के अनुकूल ही तैयार किए जाते हैं ताकि छात्र उनको बहुत ही सरलतापूर्वक सीख सके, यानी कि छात्र उनका सहजतापूर्वक अधिगम कर सके। तो मनोविज्ञान के द्वारा ही शिक्षा के क्षेत्र में कार्यकारी परिवर्तन आया है।
क्यों? क्योंकि उसके परिणामस्वरूप बालक के व्यवहार को नियंत्रित कर सकते हैं हम। बालक के व्यवहार को हम नियंत्रित कर सकते हैं। नियंत्रित करने का मतलब क्या होता है? उसको हम सकारात्मक दिशा प्रदान कर सकते हैं। मतलब कि बालक व्यवहार को नियंत्रित करके, मतलब उसको तानाशाही नहीं दिखाना, नियंत्रित करके उसको सकारात्मक दिशा में हम मोड़ सकते हैं। ठीक है, ओके। और इसके द्वारा हम क्या करते हैं? इसके द्वारा एक चीज़ ये हो सकती है कि शिक्षण पाठ्यक्रम तथा शिक्षण कौशल जो है वो छात्र के अनुकूल ही तैयार किए जाते हैं, जिससे छात्र उसको सहजता पूर्वक सीख सके या उस चीज़ का सगुण सहजता पूर्वक अधिगम कर सके। तो मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान अगर देखा जाए तो बाल केंद्रित शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का सबसे बड़ा योगदान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मानव विकास के को क्षेत्रों में विभाजित किया जाते मानव विकास क्षेत्रों में विभाजित किया जाता जो है, मतलब कि मानव के विकास को कुछ क्षेत्रों में, मतलब कि मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता जो है। चार ऑप्शन है, तो किन किन क्षेत्रों में मानव के विकास को विभाजित किया जाता है ऑर्डर वाइज? शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, सामाजिक, पहला ऑप्शन। दूसरा संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक। तीसरा ऑप्शन मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। तीसरा शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। आपके सामने चार ऑप्शन है, सही आंसर कीजिए। मतलब कि मानव के विकास को जिन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है वो क्षेत्र कौन कौन से हैं? चार ऑप्शन है, चारों में से कोई एक ऑप्शन सही है, जल्दी से बताइए। आंसर कीजिए। मानव विकास को किन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है? ए ऑप्शन शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, सामाजिक। बी ऑप्शन संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक। सी ऑप्शन मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। डी ऑप्शन शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। सही ऑप्शन का चुनाव करिए, जल्दी आंसर कीजिए। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, फटाफट। तो इसका जो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन। मानव का जो विकास के जो क्षेत्र हैं वो हैं शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास। शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास, ये मानव विकास के चार क्षेत्र हैं। तो ऑप्शन ए सही है। ठीक है, तो देखो मानव का विकास बहुआयामी होता है, मतलब कि मानव का विकास जो प्रत्येक क्षेत्र में और साथ साथ होता रहता है। विकास पृथक अलग अलग नहीं, साथ साथ होता रहता है। और साथ ही साथ इन सभी क्षेत्रों में सामंजस्य भी स्थापित होता रहता है और ये एक दूसरे के पूरक यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, अगर देखा जाए तो मानव विकास में अगर सबसे महत्वपूर्ण है तो वह शारीरिक विकास होता है। मानव विकास में सबसे महत्वपूर्ण शारीरिक विकास होता है, क्योंकि इसी विकास की सहायता से मानव किसी भी कार्य को करने के लिए शारीरिक रूप से तैयार होता है। ठीक है, फिर उसके बाद वो क्या करता है? वह किसी भी क्षेत्र के बारे में जानकारी लेना शुरू करता है तथा उसे अपने संज्ञान में लाकर उस पर विचार करता है। किसी भी क्षेत्र, किसी भी चीज़ के बारे में क्या करता है? जानकारी लेना ग्रहण करता है। जानकारी लेने के बाद उसको अपने संज्ञान में लाता है, अपने ज्ञान में लाता है और फिर उस पर विचार करता है। तो ये हो गया उसका संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, ये हो गया उसका संज्ञानात्मक विकास, मतलब किसी भी क्षेत्र के बारे में जानकारी लेना और उसे अपने संज्ञान में लाकर उस पर विचार करना, कोई भी क्षेत्र, कोई भी चीज़ हो। ठीक, यह है संज्ञानात्मक विकास। उसके बाद क्या होता है? उस क्षेत्र पर, उस चीज़ पर अपने विचारों को सोच समझ कर प्रस्तुत करना ही संवेगात्मक विकास होता है। मतलब कि सबसे पहले उसने उस चीज़ या वस्तु के बारे में या क्षेत्र के बारे में संज्ञान ले लिया। संज्ञान लेने के बाद उस पे अपने विचारों को सोच समझ कर प्रस्तुत करे, तर्क लगा के सब चीज़ प्रयोग करके अच्छी तरह से विचारों को प्रस्तुत करें, तो ये संज्ञानात्मक विकास हो जाता है। उसके बाद अंत में आता है सामाजिक
विकास, उसके बाद सामाजिक विकास की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले शारीरिक विकास होगा, चीज़ों को करने में सक्षम हो जाएगा, जब करने में सक्षम हो जाएगा चीज़ों को संज्ञान लेने लगेगा। संज्ञान लेने के बाद क्या होगा, वह उस पे अपने विचार प्रस्तुत कर सकेगा तर्क के सहित, विधा तर्क के सहित कैसे क्या करना है, और अंत में उसका आता है उसका सामाजिक विकास। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन ए ऑप्शन है, शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास, इन्हीं 4 क्षेत्रों में मानव के विकास को विभाजित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आता बहुत है, पूछा हो जाता है। मानव का विकास है, मानव का विकास है, ए ऑप्शन मात्रात्मक, बी ऑप्शन गुणात्मक, या सी ऑप्शन कुछ सीमा तक अमापनीय, मतलब कि माप नहीं सकते कुछ सीमा तक, डी ऑप्शन ए और बी दोनों, डी ऑप्शन ए और बी दोनों। फटाक से इसका आंसर कीजिए। मानव का विकास मात्रात्मक होगा कि गुणात्मक होगा कि कुछ सीमा तक अमापनीय होगा, या ए और बी होगा। मात्रात्मक मतलब मैग्नीट्यूड, गुणात्मक मतलब क्वालिटी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। कहने का मतलब मानव का जो विकास होता है वो मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। मानव का जो विकास होता है वो मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है, दोनों होता है। अब मात्रात्मक गुणात्मक मतलब क्या, अगर देखें मानव का विकास का संबंध अगर मात्रात्मक रूप से देखें, अगर मात्रात्मक विकास के संबंध में बात करें तो मात्रात्मक क्या जाती है, लंबाई जिनको हम माप सकते हैं, लंबाई आ गया, भार आ गया, विभिन्न अंगों के आकार का बढ़ना, ये सब मात्रात्मक विकास में शामिल है। मतलब कि लंबाई हो गया, भार हो गया, विभिन्न अंगों के आकार का बढ़ना, ठीक है, घटना, ये सब चीज़ें, ये सब मात्रात्मक विकास के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, जबकि अगर हम बात करें मानव विकास में गुणात्मक, जो गुणा गुणात्मक विकास का जो भाग होता है उसमें क्या क्या चीज़ आती हैं, तो गुणात्मक विकास में योग्यताएं आ जाती हैं, क्षमताएं आ जाती हैं, अभिवृत्तियां आ जाती हैं, बुद्धि आ जाती है, व्यक्तित्व आ जाता है, रुचि आ जाता है, चिंतन आ जाता है, दृष्टि आ जाता है। ठीक है, और इंद्रियों का प्रयोग करना आ जाता है, इन सब में परिवर्तन भी शामिल है। तो मानव विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। तो पांचवें का ऑप्शन डी आपका सही ऑप्शन है। मात्रात्मक समझ गए, जिसको मेजर किया जा सके, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। ठीक है, और गुणात्मक मतलब कि उसकी क्षमताएं, वृद्धि, रुचि, चिंतन, व्यक्तित्व, क्षमता आदि। ठीक, तो मानव को विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। ठीक, पांचवें का ऑप्शन डी ऑप्शन सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अभी पढ़ चुके हैं पहला 5वां क्वेश्चन, उससे संबंधित है क्वेश्चन। निम्नलिखित सूची में से बाल विकास में गुणात्मक परिवर्तन की पहचान कीजिए। मतलब कि बाल विकास में गुणात्मक परिवर्तन की पहचान करें। अभी बोल चुके मात्रात्मक विकास और गुणात्मक विकास, और इन गुणात्मक और मात्रात्मक विकास में परिवर्तन भी होता रहता है। ठीक है, तो वही क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूची में से बाल विकास में गुणात्मक परिवर्तन की पहचान करें। ऑप्शन ए वजन, ऑप्शन बी दृष्टि, ऑप्शन सी बाल, ऑप्शन डी दांत, ऑप्शन डी दांत। तो इन चारों में से किस में गुणात्मक परिवर्तन होगा, वजन में होगा कि दृष्टि में होगा कि बाल में होगा कि दांतों में होगा। तो सही ऑप्शन चुनिए। तो आपका जो सही ऑप्शन वो होगा दृष्टि, वो होगा दृष्टि, दृष्टि, दृष्टि में गुणात्मक परिवर्तन होगा। मतलब कि बालकों के विकास में अगर परिवर्तन देखें तो दो प्रकार से होता है, मात्रात्मक परिवर्तन और गुणात्मक परिवर्तन। ऊपर अभी आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख चुके हैं, 5वां क्वेश्चन। ठीक है, अगर बात करें मात्रात्मक परिवर्तन के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो आपका मात्रात्मक परिवर्तन के अंतर्गत आपका वज़न आएगा, बाल आएंगे, दांत आएंगे, ठीक है, लंबाई आएगी, भार आएगा, ठीक है, और सब विभिन्न अंगों का बढ़ना घटना, ये सब आपके मात्रात्मक परिवर्तन के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, समझ गए। तो दांत, बाल, वजन, ये सब मात्रात्मक परिवर्तन के अंतर्गत हैं।
ठीक, इनको मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, अगर बात करें गुणात्मक परिवर्तन, तो दृष्टि जो है वो गुणात्मक परिवर्तन के अंतर्गत आएगी। इसी प्रकार अगर बात करें तो सूझ हो गया, सूझ हो गया। ठीक है, मानसिक योग्यता हो गई, मानसिक योग्यता, सूझ, मानसिक योग्यता, क्षमता, क्षमता हो गई। ठीक है, और क्या देखा जाए, बुद्धि हो गया, व्यक्तित्व हो गया, रुचि हो गया, चिंतन हो गया, योग्यता, क्षमता, मानसिक योग्यता, सूझ, दृष्टि, ये सभी गुणात्मक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। तो छठे का ऑप्शन बी आपका सही ऑप्शन होगा। दृष्टि, दृष्टि जो है गुणात्मक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा, बाकी सब मात्रात्मक परिवर्तन में आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। सातवां क्वेश्चन है, परिपक्व विद्यार्थी, परिपक्व विद्यार्थी ए ऑप्शन इस बात में विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावना का कोई स्थान नहीं है। बी ऑप्शन अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का समाधान कर लेते हैं। अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन से विचलित नहीं होते हैं। सही ऑप्शन का चुनाव करिए। सही ऑप्शन बताइए। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी। मतलब कि परिपक्व विद्यार्थी वे विद्यार्थी होते हैं जो अपनी बौद्धिकता के साथ साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का समाधान कर लेते हैं। मतलब कि अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का समाधान कर लेते हैं। ठीक है, परिपक्वता का मतलब ये होता है कि मतलब कि विकास की एक निश्चित अवस्था में बच्चे वे कार्य करने के योग्य हो जाते हैं जो वे इससे पूर्व करने में समर्थ नहीं होते हैं। मतलब कि विकास की एक निश्चित अवस्था में बच्चे उन सभी कार्य को करने के योग्य हो जाते हैं, उन सभी कार्यों को करने के योग्य हो जाते हैं जिन कार्यों को वो उस अवस्था से पहले या उससे पहले करने में समर्थ नहीं होते थे, जिन कार्यों को वो इससे पहले कर नहीं पाते थे। ठीक है, परिपक्वता आने के बाद वह उन कार्यों को करने में योग्य हो जाते हैं, सक्षम हो जाते हैं। ठीक है, तो यही परिपक्वता होती है। तो परिपक्व विद्यार्थी जो वो अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का समाधान कर लेते हैं। कठिन परिस्थिति में भी अध्ययन से ये तो ये ऑप्शन एकदम छोड़ देना है। और इस बात में विश्वास कि उनके अध्ययन भावना भावना भाई कुछ टॉपिक ऐसे आते हैं जब आपसे आप लगाव नहीं रखोगे, जुड़ाव नहीं रखोगे तो उसको और कैसे जुड़ पाओगे उन सब चीज़ों से। ठीक है, और कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं तो ये भी हो सकता है, लेकिन इन दोनों में सबसे जो राइट आंसर वो ऑप्शन बी होगा। अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का समाधान कर लेते हैं, यही परफेक्ट विद्यार्थी के लक्षण होता है। ठीक है, ओके, परफेक्ट एकदम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है। विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है। मतलब कि बालक के विकास के लिए इन चारों में से या विकास के बारे में बात की जाए तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सबसे सही होगा। विकास के बारे में बात की गई है, डेवलपमेंट। ऑप्शन ए, विकास जन्म के साथ प्रारंभ हो जाता है और समाप्त हो जाता है। ऑप्शन बी, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। ऑप्शन सी, विकास एकल आयामी है। ऑप्शन डी, विकास पृथक होता है। सही ऑप्शन बताइए, ए बी सी डी। तो सही ऑप्शन क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ जो है विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। ठीक, विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त हो जाता है, गलत। विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया होती है जो मनुष्य के जन्म से लेकर
उसके मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। ठीक है, समझ गए। और विकास एकल है, विकास बहुआयामी होता है। विकास पृथक नहीं, वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जुड़े होते हैं। मतलब कि शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, शैक्षिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, ये सारे क्षेत्र एक दूसरे से जुड़े होते हैं, विकास पृथक नहीं होता है। तो अतः सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ जो विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। मतलब कि बच्चे को लिया जाए, देखते हैं वो किस परिवेश में रह रहा है, उसका समाज कैसा है, ठीक है, उसकी संस्कृति कैसी है, रहन सहन कैसा है। तो इसका अगर रेफरेंस लिया जाए, इसके संदर्भ में अगर बात की जाए तो विकास निश्चित रूप से इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। तो 8 का ऑप्शन बी आपका सही ऑप्शन होगा कि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ जो है वो विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। तो ऑप्शन बी आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, चुनो चुनो क्वेश्चन है। जल्दी से करिए इसको, जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 600 काल की अवधि है, 600 काल की अवधि है, 600 काल की अवधि है। ए ऑप्शन जन्म से 2 वर्ष तक, बी ऑप्शन जन्म से 3 वर्ष तक, सी ऑप्शन 2 से 3 वर्ष तक, और डी ऑप्शन जन्म से 1 वर्ष तक। 600 काल की अवधि है। ऑप्शन ए जन्म से 2 वर्ष तक, ऑप्शन बी जन्म से 3 वर्ष तक, ऑप्शन सी 2 से 3 वर्ष तक, ऑप्शन डी जन्म से 1 वर्ष तक। इसमें से आपका राइट आंसर क्या होगा। 600 काल बोलो या 600 अवस्था बोलो, बात एक ही है। तो 600 अवस्था की अवधि होती है, आपका राइट ऑप्शन होगा ए ऑप्शन जन्म से 2 वर्ष तक। जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक 600 काल की अवधि होती है, 600 अवस्था की अवधि होती है। और 600 अवस्था ही बालक के निर्माण काल होता है, 600 अवस्था बालक का निर्माण काल होता है। 600 अवस्था बालक का निर्माण काल होता है। तो 600 अवस्था की अवधि जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होती है। वैसे अगर सामान्यतः बात करें तो 2 to 5 ईयर तक मानी जाती है, 2 से 5 वर्ष तक 600 अवस्था मानी जाती है, जिसको 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। एक होता है पूर्व 600 अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष तक चलती है। पूर्व 600 अवस्था जन्म से पूर्व 600 अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष तक चलती है। फिर 2 से 5 वर्ष की आयु तक चलती है आपकी उत्तर 600 अवस्था। लेकिन भिन्न भिन्न विद्वानों का विकास की अवस्थाओं को अपने अपने ढंग से वर्गीकृत किया है। मतलब कि तरह तरह के विद्वानों ने विकास की अवस्थाओं को अपने अपने ढंग से वर्गीकृत किया है। तो इन्हीं में से आपके एक विज्ञानी आते हैं, एक विद्वान आते हैं कोल, एक विद्वान आते हैं कोल। उन कोल महोदय ने ही 600 अवस्था की आयु जो है वो जन्म से 2 वर्ष तक मानी है। तो कोल महोदय के अनुसार 600 काल की अवधि जन्म से 2 वर्ष तक होती है। तो 90 का राइट ऑप्शन आपका होगा ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, 600 अवस्था को ही बालक का निर्माण काल कहा जाता है, याद रखिएगा। 600 अवस्था को ही बालक का निर्माण काल या 600 काल को ही बालक का निर्माण काल कहा जाता है। तो 90 का ये ऑप्शन सही है, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक 600 काल की अवधि होती है अकॉर्डिंग टू कोल महोदय। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। मध्य बचपन की अवधि है, जल्दी से बताओ। मध्य बचपन की अवधि है ऑप्शन ए 2 से 6 वर्ष तक, ऑप्शन बी 6 से 11 वर्ष तक, ऑप्शन सी 10 वर्ष के बाद की उम्र। अच्छा, ऑप्शन डी जन्म से 2 वर्ष, ऑप्शन डी जन्म से 2 वर्ष। तो ऑप्शन को एलिमिनेट करना भी सीखो। मध्य बचपन के बारे में पूछ रहा है तो कौन से 2 ऑप्शन आपके कट जाएंगे।
2 से 6 वर्ष होगा कि 6 से 11 वर्ष होगा कि 10 वर्ष के बाद होगा, जन्म से 2 वर्ष होगा? जल्दी से बताओ। बचपन का मतलब बाल्यावस्था। बचपन का मतलब बाल्यावस्था। तो इसका सही है, देखो जन्म से 2 वर्ष ये तो होगा नहीं, 10 वर्ष के बाद ये भी आपका नहीं होगा। ठीक है, 10 वर्ष के बाद से नहीं शुरू होता, उससे पहले ही शुरू हो जाता है आपका, मतलब कि मध्य बाल्यावस्था, मध्य बचपन। 2 से 6 वर्ष तक ये भी, ये तो आपकी प्रारंभिक बाल्यावस्था हो जाती है। तो मध्य बचपन की जो अवधि है वो सही आंसर आपको हो जाएगा 6 वर्ष से 11 वर्ष तक। 6 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक की अवधि आपकी मध्य बचपन की अवधि होती है, या मध्य बाल्यावस्था की अवधि होती है। मध्य बचपन की अवधि 6 वर्ष से 11 वर्ष तक होती है, या मध्य बाल्यावस्था की अवधि 6 वर्ष से 11 वर्ष तक होती है। क्वेश्चन चेंज होकर भी आ सकता है। ठीक है। और अकॉर्डिंग टू कोल, जो कोल ने विकास की अवस्थाओं का जो वर्गीकरण किया, उन्होंने इस हिसाब से बताया कि शैशवावस्था जो है वो जन्म से लेकर जन्म से लेकर 2 वर्ष तक चलती है आपकी शैशवावस्था। ठीक है। इसके बाद अगर बात करें प्रारंभिक बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था की अगर बात करें, प्रारंभिक बाल्यावस्था की बात की जाए तो वो चलती है 2 से लेकर 5 वर्ष तक, 2 से लेकर 5 वर्ष तक। ठीक है। मध्य बाल्यावस्था की बात करें तो मध्य बाल्यावस्था यानी कि मध्य बचपन की बात करें तो इसमें बालक और बालिकाओं के लिए डिवाइडेशन है। बालक के लिए ये अवधि होती है 6 से 12 वर्ष तक, बालक के लिए अवधि होती है 6 से 12 वर्ष तक, और बालिकाओं के लिए ये अवधि होती है 6 से 10 वर्ष तक। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन आपका होगा मध्य बचपन की अवधि। तो मध्य बचपन की अवधि होती है 6 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक, और ये बताया है कोल महोदय ने इसके बारे में। मध्य बचपन को ही बोलते हैं मध्य बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था। ठीक है, याद रखिएगा, आ जाता है क्वेश्चन। ठीक है, याद रखिए, क्वेश्चन बन जाता है। मध्य बाल्यावस्था की एज बताइए तो 6 से 11 वर्ष। ठीक है। तो 10 का ऑप्शन आपका बी होगा, कोल के अकॉर्डिंग मध्य बचपन की अवधि या मध्य बाल्यावस्था की अवधि। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। ओके। निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परिवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परिवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए 11 से 18 वर्ष, ऑप्शन बी 18 से 24 वर्ष, ऑप्शन सी जन्म से 6 वर्ष तक, ऑप्शन डी 9 से 12 वर्ष तक। 4 ऑप्शन है, आंसर कीजिए। 11 से 18 वर्ष, 18 से 24 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष, 9 से 12 वर्ष। तो इन जो एजेस के जो ग्रुप्स दिए, समूह दिए गए आयु के, इनमें से कौन सी परिवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आती है? परिवर्ती बाल्या मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परिवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आएगा? ऑप्शन कीजिए, 4 ऑप्शन है आपके। तो अगर देखा जाए तो परिवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत जो आयु समूह आएगा वो आयु समूह होगा 9 से लेकर 12 वर्ष तक। 9 से लेकर 12 वर्ष तक की आयु के सभी सदस्य जो हैं वो परिवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इस आयु में होता क्या है कि शारीरिक विकास की गति तो कुछ धीमी हो जाती है, मतलब कि आपका जो फिजिकल डेवलपमेंट होगा वो थोड़ा सा धीमा धीमा होगा, लेकिन इस अवधि में आपका जो शारीरिक विकास यानी फिजिकल डेवलपमेंट होगा वो बहुत ही दृढ़ता की ओर बढ़ेगा। मतलब कि सब चीज़ें ठोस होती चली जाएगी, एकदम दृढ़ होती चली जाएंगी। ठीक है, एकदम मजबूत, एकदम ठोस होती चली जाएंगी। ठीक है। विकास तो धीमा हो जाएगा, शारीरिक विकास तो धीमा हो जाएगा, बट विकास बहुत ही दृढ़ता से होगा, बहुत ही ठोस से होगा। मतलब कि शारीरिक विकास जो है वो दृढ़ता की ओर उन्मुख होता है।
तो परिवर्ती बाल्यावस्था में शारीरिक विकास की गति कुछ धीमी हो जाती है, परंतु इस अवधि में शारीरिक विकास जो है वो दृढ़ता की ओर उन्मुख होता है। ठीक है, और इसी कारणवश 9 से 12 वर्ष की अवधि को परिपाक काल भी कहते हैं। याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। 9 से 12 वर्ष की उम्र को 9 से 12 वर्ष की जो उम्र होती है, 9 से 12 वर्ष की अवधि जो होती है, 9 से 12 वर्ष की जो अवधि होती है उसको परिपाक काल कहा जाता है। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। परिपाक काल की किस किस एजेस अवधि को बोलते हैं, तो 9 से 12 वर्ष की आयु को परिपाक काल भी कहा जाता है। ठीक है, तो 9 से 12 वर्ष तक की आयु समूह जो है वो परिवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो 11वीं का ऑप्शन आपका डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, अभी मध्य बाल्यावस्था बता चुके हैं आपको, कहाँ से कब से कब तक होती है। अभी पूछा मध्य बचपन की अवधि 6 से 11 वर्ष, बालक के लिए 6 से 12 वर्ष, बालिका के लिए 6 से 10 वर्ष। ठीक है, हाँ। तो जल्दी से ऑप्शन कीजिए। ठीक है, तो मध्य बाल्यावस्था यानी कि मध्य बचपन की उम्र 6 से 11 वर्ष होती है। 6 से 11 वर्ष में इतना याद रखो बस, बालक बालिका छोड़ो। 6 से 11 वर्ष होती है मध्य बचपन की उम्र। बालक की 6 से 12 वर्ष, बालिका की 6 से 12 वर्ष। ठीक है, 6 से 10 वर्ष मतलब कि बालक की 6 से 12 वर्ष, बॉयज़ एंड गर्ल्स 6 to 10 ईयर मध्य बचपन या मध्य बाल्यावस्था की उम्र होती है। वैसे जनरली 6 से 11 वर्ष मानी जाती है। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन पे आते हैं भैया, है ना। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है। मध्य बाल्यावस्था में कौन कौन से विशेष लक्षण प्रतीत होते वो पूछे गए हैं। तो मध्य बाल्यावस्था की कौन कौन सी विशेषता है, मतलब कौन सी विशेषता है निम्नलिखित में से। पहला, अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित होती है, ये ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन, बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं, बी ऑप्शन। सी ऑप्शन, अधिगम मुख्य रूप से संवेदी एवं चाल गतिविधियों द्वारा घटित होता है, डी ऑप्शन, शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेज गति से होता है। तो जल्दी से ऑप्शन बताइए, ए होगा, बी होगा, सी होगा कि डी होगा। तो जो इसका आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा, इस मध्य बाल्यावस्था में जो बच्चे हैं वो तार्किक रूप बच्चे जो हैं वो तार्किक रूप से तथा मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। मतलब कि बच्चे तार्किक रूप से एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। कहने का मतलब, अब कोई भी चीज़ होगा, कुछ भी होगा, तो उसको ऐसे नहीं बिना सोचे समझे हाँ ये ऐसे ये फलाना ये धमाका, नहीं। उस पर वो बच्चा क्या करेगा, सोचेगा, बुद्धि लगाएगा, ठीक है, तर्क करेगा, कुतर्क करेगा, ठीक है, अपने विचार रखेगा, तब जाके वो चीज़ मानेगा। ऐसे नहीं कि सीधे अंधभक्त जो दे दिया वो ले लिया, वैसे नहीं। ठीक है, बच्चे को अंदर तार्किक क्षमता का विकास हो जाता है। ठीक है, समझ गए। और बच्चे मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ को देख के उसके बारे में बताना, उसके बारे में चीज़ें, ये सब चीज़ें है ना शुरू कर देते हैं। ठीक, तो देखा जाए तो 12वें का ऑप्शन भी सही है। बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं, मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है। ठीक, और कोल महोदय के अनुसार मध्य बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक की आयु होती है। ठीक है, हाँ इम्पोर्टेंट, प्याजे ने इस अवस्था को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा है। मतलब कि मध्य बाल्यावस्था को प्याजे ने मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा है। पियाजे ने इसे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा है। किसने कहा है, पियाजे महोदय ने।
पियाजे ने, ठीक है, पियाजे ने। और पियाजे का संबंध कितना किससे है? संज्ञान से। पियाजे का जो संबंध है वो संज्ञान से है, ठीक है, संज्ञानात्मक या संज्ञान शब्द जहाँ भी है वो पियाजे होता है, ठीक है। तो पियाजे ने मध्य बाल्यावस्था को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बोला है, ठीक है। और इसमें बालक जो है तार्किक एवं मूर्त रूप से चिंतन करने लगता है, तार्किक और मूर्त रूप से सोचने लगता है। और इस अवस्था में विलोमिता मतलब कि विचारों को मतलब एक तरफ सोचना फिर उल्टा सोच लेना, ये विलोमिता विचारों में आ जाती है। तो संरक्षण जैसे गुणात्मक मानसिक योग्यताओं का विकास होता है। इस उम्र में विलोमिता एवं संरक्षण जैसे गुणात्मक मानसिक योग्यताओं का विकास होता है। संरक्षण का मतलब उस चीज़ में द्रव्यमान है, वो चीज़ भारी, वो चीज़ कैसी, ये सब चीज़ें होती है, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन था वो था ऑप्शन बी, ठीक। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? प्रश्न 13, बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? ए ऑप्शन समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। बी, यह है कि बच्चे दुष्ट रूप से पैदा होते हैं और उन्हें सभ्य बनाना होता है। यह है कि बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं और उनके गुण पूरी तरह से परिवेश द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। ऑप्शन डी, यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम रूप से समान है। राइट ऑप्शन। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए। बाल्यावस्था की अवधारणा से अभिप्राय समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। तो बाल्यावस्था की अवधारणा अगर इसका अभिप्राय सोचा जाए मतलब इससे अगर इसका क्या अभिप्राय है तो समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है, यानी कि सामाजिक संरचना की अवस्था है। उन्होंने मतलब कि समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों ने बाल्यावस्था को एक सामाजिक संरचना की अवस्था बताया है। बाल्यावस्था में सामाजिकरण की गति तीव्र हो जाती है। बालक समाज के प्रत्यक्ष संपर्क में आता है और उसी के अनुसार उसका सामाजिक विकास तीव्र गति से होता है। और बाल्यावस्था में बालक समूह में चलते हैं, अपने ग्रुप बनाने लगते हैं, मित्र मंडली बनाने लगते हैं, उसके अंदर सामाजिक गुण आ जाते हैं, बहुमुखी प्रवृत्ति आ जाती है, सामाजिक स्वीकृति की चाह मतलब कि लोग उसको चाहें, मतलब कि अपने काम में बुलाएं और उसको तवज्जो दें, ये हो जाता है। और मित्र चयन आदि इन सभी सामाजिक गुणों का विकास हो जाता है, ठीक है। तो 13वें का ऑप्शन ए सही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? ए ऑप्शन किशोरावस्था, बी ऑप्शन प्रौढ़ावस्था, सी ऑप्शन पूर्व बाल्यावस्था, बी डी ऑप्शन बाल्यावस्था। मतलब कि अपने समूह के बच्चों के साथ वो सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, मतलब अपने समूह के बच्चों के साथ मित्रमंडली बनाने लगते हैं, उन्हीं के साथ आने जाने लगते हैं, ये पूछा मतलब। तो निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे जो अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? ए किशोरावस्था, बी प्रौढ़ावस्था, सी पूर्व बाल्यावस्था, डी बाल्यावस्था। तो राइट आंसर क्या है बताइए? तो इसका राइट आंसर होगा बाल्यावस्था। बाल्यावस्था मतलब बाल्यावस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह यानी कि अपने उम्र के बच्चों के सक्रिय अपने उम्र के बच्चों का जो समूह होता है उसके वो सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। मतलब कि बाल्यावस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। वे अपने समूह को घर विद्यालय से भी अधिक महत्व देने लगते हैं, ठीक है। और जिन बच्चों दोस्तों का उनका ग्रुप बनता है हम उम्र, उनको वो घर और विद्यालय से भी अधिक महत्व देने लगते हैं। तो बाल्यावस्था में ये गुण आ जाता है कि बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, टोली में चलने लगते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं?
उसे क्या कहते हैं? जल्दी से आंसर दीजिए। वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? मतलब कि वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? मध्य बाल्यावस्था, पूर्व क्रियात्मक अवधि, बाल्यावस्था की समाप्ति या किशोरावस्था। मध्य बाल्यावस्था, पूर्व क्रियात्मक अवधि, बाल्यावस्था की समाप्ति या किशोरावस्था। राइट ऑप्शन चुनिए फटाक से। तो इसका सही ऑप्शन होगा किशोरावस्था। ऑप्शन डी इसका सही ऑप्शन होगा, डी किशोरावस्था। ठीक है, तूफान की अवस्था, संघर्ष तनाव की अवस्था। तो वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है, ठीक है, उसे किशोरावस्था कहते हैं। और इस अवस्था में होने वाले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक परिवर्तन जो परिवर्तन होते हैं वो संक्रमण काल होने के कारण, मतलब कि इस अवस्था में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, ये बहुत, इन सब में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता है, बहुत अधिकता से। ठीक। और मतलब कि और एक चीज़, सामाजिक, मानसिक और शारीरिक तथा प्रौढ़ावस्था व्यवस्था के बीच का संक्रमण काल होने के कारण, मतलब इस अवस्था में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और प्रौढ़ावस्था इनके बीच का संक्रमण काल होने के कारण इसे जीवन का सर्वाधिक कठिन काल माना जाता है। मतलब कि बच्चा बाल्यावस्था से अब बच्चा किशोरावस्था से अब जाता है प्रौढ़ावस्था में। ठीक है, ठीक है, मतलब कि बच्चा जो है अब सीधे वयस्क होने जाता है। ठीक है, तो इससे जीवन का सर्वाधिक कठिन काल माना जाता है। इस अवधि में बालक जो है वो दोनों ही अवस्थाओं में रहता है, ना तो उसे बालक ही समझा जाता है, ना ही प्रौढ़ के रूप में स्वीकृति मिलती है उसे। ठीक। तो किशोरावस्था वह अवस्था जिसमें बालक परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है तथा जिसकी समाप्ति पर वह पूर्व परिपक्व व्यक्ति यानी कि वयस्क व्यक्ति बन जाता है। तो किशोरावस्था वह अवस्था होती है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है तथा जिसकी समाप्ति पर वह पूर्व परिपक्व व्यक्ति यानी कि वयस्क व्यक्ति बन जाता है। तो वयस्कता के संक्रमण की यानी कि प्रौढ़ावस्था के संक्रमण की जो पहल है वो कौन सी अवस्था करती है या कौन सी अवधि में होती है? तो वो किशोरावस्था करती है या किशोरावस्था अवधि में होती है। तो लास्ट वाले क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है, आपका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, तो हमारा ये सेशन समाप्त हुआ। कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि सेशन कैसा लगा, क्वेश्चंस कैसे थे। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और अपना पढ़ाई में मन लगाइए और पेपर अच्छे से दीजिए। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।